साहित्य निधि में सुनिए लोक कथाओं के जादूगर कहे जाने वाले राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक श्री विजयदान देथा उर्फ बिज्जी की लिखी हुई कहानी अदीठ लिबास। उनकी कहानियाँ कपोलकल्पित अर्थात फिक्शन होते हुए भी जीवन का बहुत बड़ा संदेश दे जाती हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी अदीठ लिबास। धरती बीज नहीं चुराती, पर सूखी मिट्टी में बीज नहीं उगता। कुएं तालाब में जहर घुल सकता है, पर बादलों के पानी में मिलावट नहीं हो सकती। पके घड़े के बजाय कोरे घड़े में पानी जल्दी ठंडा होता है। कलियां खिलती हैं, पर फूल झड़ते हैं। मुरझाए फूलों से बगीचे की रौनक नहीं बढ़ती। तो समय का देवता किसी आदमी के बासी हृदय में फफूंद न लगने दे तो बड़ी बात कि गुजरे वक्त के दरबार में एक था राजा। भला राजा पर किसका राज? राजा का आदेश घर घर चलता है, पर राजा किसका कहा माने। उस राजा को नए नए कपड़ों का ऐसा ज़बरदस्त शौक कि उसका सारा दिन कपड़े बदलने में निकल जाता। राजकाज की उसे रत्ती भर भी चिंता नहीं थी, और ना ही उसे इससे कोई सरोकार था कि रैयत जिंदा है कि मर गई। कपड़ों के नित नए सौदागर, नित नए दर्जी, नित नए लिबास। दूर दूर से बेशकीमती कपड़े आते, खालिस सोने चांदी की कसीदाकारी, हीरे मोतियों के बटन। राजा का खजाना तेजी से छीजने लगा, पर राजा को क्या परवाह। आखिर रियाया का दुख देखकर रानी का दिल भर आया। साहस बटोर कर राजा से अर्ज की, पर चिकने घड़े पर भला कहीं पानी ठहरा है। उल्टे उसी को कपड़ों का महात्म समझाने लगा। पंछी, जानवर और आदमी में यही तो फर्क है। फकत कपड़ों से ही आदमी आदमी कहलाता है। जंगल का राजा शेर तक नंगा घूमता है, न शर्म न हया। पंछी नंगे उड़ते हैं, मछलियाँ नंगी तैरती हैं, ढोर डांगर नंगे डोलते हैं। घोड़ों और गधों को नंगा देखकर मैं तो शर्म से गड़ जाता हूँ। तुम्हारे कहने से अभी अभी मेरे दिमाग में एक नई बात आई है। पूरी रियासत में मुनादी करवा देता हूँ कि आज के बाद जिस किसी का पालतू जानवर नंगा पाया जाएगा उसे सख्त सजा दी जाएगी। देश के मालिक पर किसका जोर? आई थी समझाने, लेकिन उल्टे उस पर नई खपत सवार हो गई। रानी ने शंका की, और जो पालतू नहीं है वो अपने ही जाल में फंस गया। जिद करते बोला, रियासत के कामचोर दरबारी और कारंदे फिर किस दिन के लिए हैं? पहले लाज फिर राज। अभी फरमान जारी करता हूँ। पगले गांव मत जलाना की खूब याद दिलाया। शायद अति उसकी जिद के ज्वार को रोक सके। ये सोचकर उसे चिढ़ाते बोली, फिर कीड़े मकोड़ों, मक्खियों, भंवरों, मकड़ियों वगैरह को क्यों पीछे रखते हो? उन्होंने क्या कसूर किया है? किसी रियासत के खजाने की इतनी हैसियत कि चौमासे के टीट फाके को कपड़े पहना सके? वो सोच में पड़ गया। जरा ठहर कर बोला, इन छोटे जीवों की बात अलग है, और वैसे आदमी भी नंगा पैदा होता है, कोई पेट में तो कपड़े पहना नहीं सकता। क्यों नहीं पहना सकता? फकत मुनादी फिराने की देर है। ताना उसके सर के ऊपर से गुजर गया। जो समझाने से समझ जाए वो राजा कैसा? राजहट एकदम अंधा और बहरा होता है। दांतों से नाखून कुतरते हुए बोला, इसके लिए खजांची से जरा सलाह मशवरा करना पड़ेगा। फिर ताली बजाकर थोड़ी ऊंची आवाज में बोला, कोई है? अदेर एक पहरेदार हाजिर हुआ। उसे आदेश हुआ कि फौरन दीवान को यहाँ भेजे। रानी का वहाँ दम घुटने लगा। कुछ कहे सुने बगैर वह सीधे अपने महल में गई और निढाल सी पलंग पर गिर पड़ी। शायद अकेले में सोचने से कोई तरकीब सूझे। कुछ न किया गया तो ये राज बस खत्म हुआ समझो। और उधर राजा ने तो कुछ करने का बीड़ा उठा ही लिया था। दूसरे दिन समूची रियासत में ऐलान कर दिया गया। ये नया आदेश सुनकर रियाया के कानों के कीड़े झड़ गए। गांव गांव में तहलका मच गया। अपना बदन ढांपने का इंतजाम जुटाना ही मुश्किल है, ढोर डांगरों के लिए कपड़े कहाँ से लाएं? गूंगी प्रजा और बहरा राजा, फरियाद की गुंजाइश ही कहाँ थी? इस हाय तौबा के दरमियान एक दिन दरबार में 21 कारीगरों ने हाजिर होकर पेशकश की कि उनके मुकाबले के कारीगर इंद्रलोक में भी नहीं मिल सकते। फ़कत राजा महाराजाओं की खिदमत करते हैं, खुद रेशम पैदा करते हैं, खुद सूत काटते हैं, खुद कपड़ा बुनते हैं, खुद सीते और खुद ही कसीदा काटते हैं, पर पैसों का जोर होना चाहिए। ऐसी वैसी रियासत तो उनका खर्च ही नहीं ढो सकती।
पर वो कोई ऐसी वैसी रियासत नहीं थी। बहुत देखे ऐसे ऊंचे कारीगर। राजा फौरन उनकी बात मान गया। तब उन्होंने एक बात और बताई कि कारीगरी के साथ साथ उनका कपड़ा भी इतना झीना और नफीस है कि हरामी और मूर्खों को तो नजर ही नहीं आता। राजा को नए कपड़ों का बेहद शौक था। खुशी से छलकते बोला, ये तो और भी अच्छा है। बात की बात में हरामी और मूर्खों की पहचान हो जाएगी। फौरन काम शुरू कर दो। उनके लिए खजाने के मुंह खोल दिए गए। राजा के हुक्म के बाद किसी मजाल कि कोई रोक टोक करे, और तिस पर रानी की निगरानी। वो खुद कारीगरों की हर ज़रूरत का पूरा पूरा ख्याल रखती। राजा तक बात पहुंचने का मौका ही नहीं आता। रानी के साथ जुड़ने से राजा का बचा कुचा खटका भी जाता रहा। कारीगरों ने 6 महीनों की मोहलत मांगी। उन बेजोड़ कपड़ों के बनने तक राजा का रोज़ नए नए कपड़े पहनने का चाव खत्म हो गया। दूसरे कपड़े उसकी नज़र में चढ़ते ही नहीं। उसके सब्र का बांध भर गया। रेशम पैदा करने में लाखों रुपए फूंक गए। उसके बाद बारी आई कातने और बुनने की। 21 चरखे और 21 ही करघे। खटपट खटपट से सारा राजमहल तालमय हो उठा। एक दिन आखिर राजा से न रहा गया तो उसने रानी को मुआयना करने के लिए भेजा। 3 घड़ी बाद रानी भागी भागी आई। खुशी के फूल बरसाती कहने लगी, क्या कपड़ा है और क्या कारीगरी। मेरी तो अक्ल ही काम नहीं करती। देवता भी ऐसे कपड़े के लिए तरसते होंगे। ऐसी बेजोड़ चीज़ बनी है कि आज तक किसी ने देखी सुनी नहीं होगी। नज़र ही नहीं टिकती। आप कहें तो 2 जोड़ी मैं भी सिलवा लूँ। राजा की खुशी की सीमा न रही। रानी के कपड़ों से कहीं और न देरी हो जाए। उसे तसल्ली देते कहा, पहले मेरे कपड़े तो बनने दो, तुम्हारे लिए मनाही थोड़ी ही है। 2 की जगह 10 बनवा लेना। रानी को जबरन सब्र करना पड़ा। रानी के मुंह से तारीफ सुनकर कारीगरों का जोश बढ़ गया। रात दिन काम चलने लगा। चरखों की भन भन और करघों की खटपट से राजमहल की हवा दहकने लगी। एक दिन अचानक राजा मुआयना करने के लिए आराम खाने जा पहुंचा। तमाम कारीगर अपने अपने काम में मगन थे। कोई लच्छियाँ इकट्ठी कर रहा था, कोई टूटे धागे को चुटकी से जोड़ रहा था, कोई कपड़े के थान को तहा कर रख रहा था। पर राजा को न लच्छियाँ नजर आई, न धागा, न थान। तो क्या वो हरामी और मूर्ख है? रानी ने झूठी तारीफ थोड़ी की होगी। ना दिखने का कहने पर सारी कलाई खुल जाएगी। हरामी और मूर्ख को कौन राजा मानेगा? एक कारीगर उसके पास आकर थान खोलता सा बोला, कपड़े तो खूब बनाए पर ऐसा शानदार पोत कभी नहीं बना। फिर आंखें सिकोड़ते कहने लगा, आंखें चौंधी आ रही हैं। राजा ने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा पर उसे कहीं कुछ नजर नहीं आया। शायद कपड़ा बहुत महीन है। हरामी और मूर्ख के फतवे से बचने की खातिर ढोंग करना ही होगा। खुशी दर्शाते बोला, वाह क्या बात है, तुमसे इतनी उम्मीद नहीं थी। अब भाई जल्दी करो। कारीगर हाथों के झटके से वापस थान समेटने लगा। राजा ने जाते जाते कहा, पैसों की कमी हो तो संकोच मत करना, खजाना फिर किस दिन के लिए है। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। काम के मारे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। राजा बाहर निकला ही था कि सामने से दीवान टकरा गया। खुशी सने सुर में बोला, अब क्या बताऊं, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आहा क्या लाजवाब कपड़ा बना है। बड़ी मुश्किल से आंखों पर भरोसा हुआ। आप भी एक बार देखाएं, मर गए तो मन में रह जाएगी। दीवान नरमाई से बोला, अन्नदाता बस आपके आदेश की ही देर थी, अभी हो आता हूँ। थोड़ी देर बाद दीवान वापस आता दिखा तो राजा ने बेताबी से पूछा, क्यों दीवान जी, कैसा लगा, है ना शानदार चीज़। उसके पास तारीफ के अल्फाज नहीं थे। सर हिलाते कहने लगा, अब क्या अर्ज करूं हुजूर, इसकी तारीफ के लिए 10 जबान चाहिए। क्या पोत है और क्या उसकी आब, बरसों तक कपड़ा मैला ना हो। हरामी और मूर्ख के खिताब से तो झूठ बोलना 1000 गुना अच्छा है। राजा ने समझा दीवान सच कह रहा है, और दीवान ने सोचा भला हुजूर झूठ थोड़े ही कहेंगे। एक के बाद एक दरबान कारीगरों के पास गए और सबने बढ़ चढ़कर सराहना की। एक दिन रानी नाप दिलवाने राजा को उनके पास ले गई। मुखिया ने झटपट उसका नाप लिया और कैंची से कपड़ा काटने लगा। कच कच की आवाज़ तो साफ सुनाई दे रही थी, पर राजा को हवा की तरह कपड़ा कहीं नजर नहीं आया। सहसा रानी मुखिया का हाथ पकड़कर बोली, अरे रे, ये क्या किया, 2 थर साथ काट दिए। मुखिया ने मुस्कुराते कहा, जान के काटे हैं, गलती से नहीं, पर सियूंगा अलग अलग। कपड़ा काट कर मुखिया बहुत एहतियात से सुई चलाने लगा, जैसे कपड़े सी रहा हो।
राजा की उलझन का पार न था। अगर रानी और दीवान को उसके दोगलेपन और बेवकूफ़ी का पता चल गया तो कान पकड़कर गद्दी से उतार देंगे। राम जाने क्या सोचकर उसने सुई की ओर इशारा करते हुए पूछा, ये सलवटें बुरी नहीं लगेंगी? ये सलवटें डालना ही तो सबसे मुश्किल है। सिलने पर मुलाहजा फरमाइएगा। अभी तो हुजूर को 2-3 दफ़ा पहनाकर जांच करूँगा। कारीगर ने बगैर सर ऊंचा किए ही जवाब दिया। राजा कुछ बोले उससे पहले ही रानी ने अपने कपड़ों की याद दिलाई। राजा ने कहा, अब मेरी ना नहीं है, जितने चाहो सिलवा लो। मुखिया सर धुनते बोला, एक काम पूरा हुए बिना मैं दूसरा काम हाथ में नहीं लेता, चाहे वो खुदा ही क्यों ना हो। वहाँ और रुकना राजा के बर्दाश्त के बाहर था। झुंझलाया हुआ दरबार की ओर चल दिया। दीवान पर नाराज होते बोला, काम बहुत ढीला चल रहा है, जाओ देख कर आओ कितना काम बाकी है। ज़रूरत पड़े तो कुछ और कारीगर बुलवा लो। जाओ, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी करो। दीवान घबराया हुआ आराम खाने की ओर चल दिया। तमाम कारीगर अपने अपने काम में मशगूल थे। एक कारीगर उसके पास आकर कहने लगा, जरा ये सिरा पकड़ना, रानी साहिबा फरमाती हैं कि ये 10 हाथ ही है। कपड़ा नज़र नहीं आया तो भी दीवान ने चिमटी कसकर भींच ली। कारीगर थान खोलते हुए पीछे खिसकाने लगा, फिर दाहिने हाथ से कपड़ा नापते हुए दीवान तक पहुंचा और उससे कपड़ा खींचकर रानी को मुंह करके बोला, आपने ठीक फरमाया, पहले नापने में गलती हो गई थी। पर दीवान को कपड़े की एक झलक तक नहीं दिखी। चौतरफ कैंचियाँ चल रही थीं, सुइयाँ दनादन ऊपर नीचे हो रही थीं। वो अकेला ही दोगला और मूर्ख कैसे हुआ? हुजूर को पता लग गया तो खैर नहीं। धीमे सुर में रानी की ओर देखकर कहने लगा, ये लिबास हुजूर पर बहुत फबेगा। कारीगर तपाक से बोला, बुरा तो आपको भी नहीं लगेगा, कहे तो 2 जोड़ी आपके भी बना दूं, हुजूर के कपड़े तो तैयार हैं। दीवान ने दबती आवाज़ में कहा, हुजूर से पूछना पड़ेगा, इतने महंगे कपड़ों के लिए मैं सोच भी नहीं सकता, सारा खजाना खाली हो गया। दरबार में पहुंचते ही राजा ने पूछा, अब क्या ढील है? हुजूर के सारे कपड़े तैयार हैं, कल मुहूर्त भी अच्छा है। रानी साहिबा ने फरमाया है कि कल पूरे शहर में हुजूर की सवारी निकलेगी, जितने भी दोगले और मूर्ख हैं सबकी एक साथ पहचान हो जाएगी। राजा का वहम तब भी दूर नहीं हुआ। पूछा, आपने अपनी नज़रों से सिले हुए कपड़े देखे हैं? हाँ अन्नदाता, मैं भी खुद देख कर आया हूँ। राजा को मजबूरन भरोसा करना पड़ा। दूसरे दिन इत्र फुलेल से नहाकर राजा हम्माम से निकला। तब उसके बेजोड़ लिबास पर फूंक देते कारीगर का मुखिया अपने साथियों समेत बाहर तैयार खड़ा था। राजा के मौजूदा लिबास की ओर देखकर मुंह बिचकाते हुए बोला, ये लिबास राजाओं के पहनने लायक है, इससे तो भालू का बदन भी छिल जाए। मैं तो इसे देख भी नहीं सकता हुजूर, अब इसे जल्दी उतारें। राजा ने कांपते हाथों से अपने तमाम कपड़े उतार दिए। मुखिया ने बड़ी नफासत से नया लिबास पहनाया। तारीफ कर कर के सबके गले सूख गए। मुखिया की आवाज़ सुनकर रानी भीतर आई। राजा ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा, वो भी जवाब में मुस्कुराई। खुश होकर मुखिया की पीठ ठोंकी, वाह कारीगरी हो तो ऐसी, क्या जानदार कसीदा है। फिर राजा की ओर बढ़कर कहने लगी, अंगरखी के बंद तो बांधे ही नहीं। एक कारीगर अपनी भूल कबूल करते हुए अंगरखी के बंद बांधने लगा, पर राजा को ना अंगरखी नजर आई ना उसके बंद। मुखिया ने दोनों हाथों में शीशा लेकर उसके सामने किए। राजा ने दोनों शीशों में काफ़ी ऊपर नीचे देखा, पर उसे अपने नंगे बदन के अलावा कोई कपड़ा या कसीदाकारी नज़र नहीं आई। शायद वो अकेला ही हरामी और मूर्ख है। औरों को उसका बदन बेशकीमती लिबास से ढका हुआ दिखता होगा, तभी तो ये बढ़ चढ़ कर तारीफ कर रहे हैं। मुखिया ने चारों ओर शीशे घुमाते हुए पूछा, फरमाइए, है कोई इसका मुकाबला? राजा धीरे से बोला, शाबाश शाबाश, क्या कहना, सारा खजाना खाली हो गया। उसकी फिक्र नहीं, पर ऐसा बेजोड़ हुनर देखने का मौका तो मिला। फिर रानी की ओर देखते हुए बोला, अब जल्दी ही इनके लिए भी ऐसी शानदार पोशाक बना दो। जो हुक्म सरकार। उसके बाद हाथी के हौदे पर राजा की सवारी निकली। रानी के आदेश से सारा इंतज़ाम पहले ही हो चुका था। गली गली में सवारी घूमी। हज़ारों की तादाद में मर्द, औरतें, बच्चे, जवान और बूढ़े अनोखे कपड़े की अनोखी कसीदाकारी देखने के लिए उमड़ पड़े। खम्मा घड़ी और जय जयकारों से आकाश गूंज उठा। बेमिसाल हुनर के बखान कर कर के लोगों की ज़बान पर छाले पड़ गए, तालू सूख गए। तब राजा को भी पुख्ता विश्वास हो गया कि इस कपड़े और कसीदे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। खजाना खाली हो गया तो कोई बात नहीं, इससे बेहतर इस्तेमाल और क्या होता।
पूरे शहर का चक्कर लगाकर राजा की सवारी वापस लौट रही थी। रानी का आदेश पाकर सब खामोश हो गए। एकदम सन्नाटा छा गया, मानो सबकी जबान तालू से चिपक गई हो। हाथी पर राजा की सवारी निकल रही थी। ललाट में चढ़ी अनगिनत आंखें लाजवाब लिबास को देख रही थीं कि अचानक किलकारी भरता एक अबूझ बच्चा जोर से चिल्लाया, राजा नंगा, राजा नंगा। वो आवाज़ सुनते जैसे सभी की एक साथ मूर्छा टूटी हो। चारों ओर शोर मच गया, राजा नंगा, राजा नंगा। एक बच्चे के भोलेपन से सबकी आंखों का जाला कट गया। दीवान के हामी भरने पर राजा को होश हुआ कि बेजोड़ और अनोखे लिबास के भ्रम में वे नंग धड़ंग पूरे शहर में घूम गया। इस पागलपन का तो कोई पिरासचित भी है। जिस राज को रानी ने इतने जतन से दबाए रखा, उसे प्रकट न करना ही लेखक का धर्म है। इसलिए इस किस्से को यहीं खत्म करता हूँ। अभी आप सुन रहे थे श्री विजयदान देथा उर्फ बिज्जी की लिखी हुई कहानी अदीठ लिबास। स्वर दिया था मैंने, यानी सीमा सिंह।